हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। जय हिंद, है ना। जय हिंद, जय भारत। तो हम अपना कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर, है ना। तो आप सब भी अपना काम कर रहे होगे, पढ़ रहे होगे, समझ रहे होगे, प्रैक्टिस कर रहे होगे, है ना। हमारा जो 11th का लेक्चर था, इसमें अभी तक डायमेंशंस कंप्लीट हुआ है और बेसिक मैथमेटिक्स कंटिन्यू चलेगा साथ में। और अब हम लोग डायमेंशंस की बात आगे बढ़ रहे हैं एरर एनालिसिस पे, है ना। एरर एनालिसिस, इसके बाद काइनेमेटिक्स पे एंट्री करेंगे और बेसिक मैथमेटिक्स आपका कंटिन्यू साथ में चलता रहेगा, ठीक। तो जब तक हम एरर एनालिसिस चैप्टर कंप्लीट करेंगे तब तक आपका बेसिक मैथमेटिक्स हो जाएगा और फिर उसके बाद काइनेमेटिक्स आ जाएगा, ठीक। और ये चैप्टर आपका जो एरर एनालिसिस है, एरर, ये वैसे तो इसमें कुछ खास नहीं है, बट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्यों? अगर आप पिछले 10 साल 12 साल का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो हर साल जेई मेंस में एक क्वेश्चन, नीट में 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, है ना। पूरी की पूरी आप काइनेमेटिक्स पढ़ डालोगे, उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि उससे क्वेश्चन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट इसकी गारंटी है कि 2-3 लेक्चर का टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा और बहुत ही आसान सा होता है। आप सब लोग कर लोगे एकदम, ये 100% श्योरिटी है कि अगर जो थोड़ा सा भी आप फोकस करके इसको पढ़ोगे तो 100% आपका क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक। अच्छा, आप सबने ये जो पूरी की पूरी कहानी है, ये आप सबने कई बार पढ़ रखी होती है या इनडायरेक्टली कभी देखते हो, कभी कोई चीज़ आप मेज़र करते हो तो देखते हो क्या है कि थोड़ी बहुत एरर मिल जाती है उसमें, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो एरर है, ये किसी भी सिस्टम में कब आती है ना, तो किसी भी सिस्टम में कब एरर आएगी भाई, अगर सोच के देखो। मान लो आप सबने स्केल यूज़ करी है, स्कूल में इसको यूज़ करते थे, कितनी बड़ी 15 सेंटीमीटर की स्केल होती थी, है ना। 0 1 2 3 4 कहाँ तक, 15 सेंटीमीटर तक, है ना। और इस पर बढ़िया से डिज़ाइनर न कुछ ऐसे डिज़ाइन बनी होती थी, याद है ना सबको। तो आप सब ने थोड़ा बहुत तो मेज़रमेंट किया ही है, कुछ नहीं किया है तो ज्योमेट्री में आपने कभी लाइन मेज़र करी होगी, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। बाज़ार में कभी सब्जी लेने गए होंगे तो आपने बोला होगा भैया 2 किलो आलू दे दो, तो उसने भी कुछ मेज़र करके आपको दिया होगा, 2 किलो आलू, 3 किलो आलू, 4 किलो आलू, ठीक। अच्छा, तो ध्यान देने वाली बात है, जो एरर है ये आपका कब मिलता है, जब आप किसी चीज़ को मेज़र करते हो, है ना। मान लो आपने कुछ मेज़र किया, तो जब मेज़र करते हैं तो वहाँ से जो वैल्यू आपको मिलती है उसको हम बोलते हैं मेज़र्ड वैल्यू। क्या बोलते हैं? मेज़र्ड वैल्यू। बात क्लियर? तो मेज़र्ड वैल्यू क्या होती है, जब आप किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करते हो और मेज़र करने के बाद जो भी वैल्यू आती है वो क्या है, मेज़र्ड वैल्यू है, ठीक। मान लो कि अगर आप बाज़ार गए हो, आपने 5 किलो आलू लिए, तो आपने उससे बोला कि भाई 5 किलो आलू दे दो, तो दुकान वाले ने क्या किया कि आपको 5 किलो आलू दे दिया। तो उसने एग्जैक्टली क्या करा, 5 किलो ही मेज़र किया, ठीक। तो जो उसकी मेज़र्ड वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5 kg हो जाएगी भाई, ठीक। अभी तक तो कोई एरर नहीं आई, उसने, आपने 5 किलो बोला, उसने 5 किलो दे दिया और अभी तक का कोई एरर नहीं है, आपको पता है मेज़र वैल्यू है। लेकिन आपको पता है कि जो आलू हैं, जब आप आलू लेके घर पहुँचे तो आपने उसको फिर से कहीं पे दूसरी जगह इधर उधर किया होगा, कुछ चला होगा और आपको पता चला कि ये जो है, इसका जो रियल वैल्यू है वो कुछ कम या कुछ ज़्यादा है, रियल वैल्यू ये कुछ कम या ज़्यादा है, या इट मे बी मोर देन 5 kg और लेस देन 5 kg। बात क्लियर? या तो वो 5 से ज़्यादा होगा या तो 5 से कम होगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस मिला वही क्या हुआ, वो आपकी क्या हुई, ये आपकी एरर हुई।
नहीं। बात क्लियर। तो अगर आपसे कोई पूछे एरर क्या है, तो एरर जो होती है वो डिफरेंस होती है किसका, ट्रू वैल्यू, या इसको हम लोग रियल वैल्यू बोल सकते हैं, या इसको बोलते हैं प्रॉपरली थोड़ा सा अच्छा लगेगा ट्रू वैल्यू, है ना। तो जो आपकी एरर होगी वो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस होगी। बात क्लियर। अब ध्यान देने वाली बात हमने क्या बताई, हमने बताई कि मान लेते हैं इस पूरे एग्जाम्पल को हम लोग रफ करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल अपने दिमाग में सोचते हैं। आप सब लोग जो आप सबने एक्सपेरिमेंट कर रखा है, हम उस एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं जहाँ पे आपने एरर कई बार निकाली होगी। आप सबने क्या किया होगा कि जो आप स्केल लेते हो 15 सेंटीमीटर वाली, स्केल से कई बार आपने लाइंस का मेज़रमेंट किया होगा, है ना। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और आपको पता है कि यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1 2 3 4 और एक बड़ी सी लाइन होती है 5, फिर 1 2 3 4 एक बड़ी सी होगी 5। बात क्लियर। अब यहाँ से यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे हो जाएगा 1। और अगर आपको पता होगा तो जो आपकी स्केल होती है 15 सेंटीमीटर वाली यूज़ करते हो, उसमें 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 छोटे छोटे गैप होते हैं, यानी कि ये जो गैप होंगे ये कितने के होंगे, 1 mm के गैप होंगे, 1 mm का गैप होगा। यानी कि अगर आप सोचो तो इस स्केल से मिनिमम कितना मेज़र कर सकते हो करेक्टली, 1 mm, 1 ही mm तो मेज़र किया जा सकता है। मान लो आपको कोई एक लेंथ मेज़र करनी है जिसकी लेंथ आपको पहले से पता है कि उसकी कुछ ट्रू वैल्यू है 5.6 सेंटीमीटर, है ना। अब आपने स्केल रखी तो हो सकता है कोई बच्चा जो वैल्यू मेज़र करे वो बता दे सर ये 5.7 है, या कोई हो सकता है ऐसा भी मेज़र कर सकता है कि बोल दे सर मेज़र्ड वैल्यू जो हमारी आई वो 5.5 आई। यानी कि देखो तो दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। एक तो अगर जो ट्रू वैल्यू है और जो मेज़र्ड वैल्यू है, तो आपकी मेज़र्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है और ट्रू वैल्यू से कम भी हो सकती है। बात क्लियर। अगर ज़्यादा हुई तब भी एरर होगा और अगर कम हुई तब भी एरर होगा, क्योंकि एरर क्या है, एरर आपका ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस है। बात क्लियर। ये जो होता है ये डिफरेंस होता है, हमेशा जो क्वांटिटी ज़्यादा आएगी उससे हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से एक रिजल्ट और निकल के आता है कि एरर जो आपकी होगी इट में बी पॉजिटिव, मतलब अगर ज़्यादा हुई, अगर आपकी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू ज़्यादा हो गई, ये कंडीशन कब आएगी, जब आपकी ट्रू वैल्यू ज़्यादा हो गई मेजर्ड वैल्यू से, है ना। तो उस कंडीशन में पॉजिटिव एरर आपको मिलेगी। लेकिन दूसरी कंडीशन भी हो सकती है, इट बना लो, इट मे बी निगेटिव, एरर आपकी निगेटिव भी हो सकती है। कब, अगर मान लो आपकी जो ट्रू वैल्यू है वो कम रह जाए मेजर्ड वैल्यू से। यानी अगर इस केस में देखो तो आपकी ट्रू वैल्यू कितनी थी 5.6 सेंटीमीटर और आपकी मेजर्ड वैल्यू कितनी थी 5.4 सेंटीमीटर 5.5 सेंटीमीटर। तो जब आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो क्या मिलेगा आपको, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो आपको ज़्यादा मिलेगा, यानी पॉजिटिव में मिलेगा। तो यहाँ से आपको मिलेगी पॉजिटिव एरर। बट जब आप इसको और इसको देखोगे तो आपको निगेटिव एरर मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो जाती है कि अगर हम किसी क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, मेज़र करने से पहले उसकी एक डिफाइंड वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू उसकी पहले से डिफाइंड होती है कि कितनी है। बात क्लियर। मेज़र करने पे क्या होता है कि या तो आप जो कुछ जितनी उसकी ट्रू वैल्यू या तो उससे कुछ कम मेज़र कर लोगे या उससे कुछ ज़्यादा मेज़र कर लोगे, या मे बी पॉसिबल कि आप अगर टैलेंटेड हो तो आप परफेक्टली ट्रू भी मेज़र कर सकते हो, है ना। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जब भी हम एक्सपेरिमेंटली कोई काम करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत एरर रह जाती है, ठीक। तो जब आपकी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम हो तो उस कंडीशन में पॉजिटिव एरर मिलेगी, और जब आपकी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज़्यादा हो तो आपकी जो एरर मिलेगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि एरर क्या है, एरर इज अ बेसिकली डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। बात क्लियर। बस इतना सा मुद्दा भी याद रखना है। दूसरी बात, एरर आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है,
है ना। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं कि सर ज़्यादा हो गया तब एरर आएगी या कम हो गया तब एरर आएगी, नहीं, दोनों कंडीशन में एरर आएगी, है ना। तो एरर का मतलब ही है कि अगर आपने कोई चीज़ एक्यूरेट आपको दे रखी है कि 5 सेंटीमीटर है तो एग्जैक्ट आप मेजर करो ना 5 सेंटीमीटर है, तो वो बची उसकी कि एरर नहीं है। अगर आपने 5 से थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम मेजर कर दिया तो इट मीन्स कि उसमें एरर तो आई, ठीक। अब जो एरर है इसको हम लोग मेनली 2 तरीके से क्लासीफाई करते हैं। 2 टाइप की मेनली एरर होती है हमारे पास। तो जो टाइप्स ऑफ एरर होती तो बहुत सारा है, लेकिन हमको मेनली 2 पढ़ना है, तो 2 पे हम फोकस करेंगे। पहला इसमें आता है आपका रैंडम एरर, और दूसरा आपको मिलता है सिस्टमेटिक एरर। बात क्लियर? पहला आपको क्या मिल गया? रैंडम एरर, और दूसरा आपको क्या मिल गया? सिस्टमेटिक एरर। अब रैंडम एरर क्या होती है? बात आती है कि चलो भाई 2 टाइप एरर हमने मेजर कर लिया, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस मिला वो एरर हो गया, और एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। फिर एरर हमारे पास मेनली 2 टाइप की होती हैं, एक रैंडम होती है, एक सिस्टमेटिक होती है। अब रैंडम एरर क्या है? रैंडम एरर होती है जो चीज़, जैसे आपने कोई चीज़ सपोज करो, लेट सपोज कि आपने कुछ मेज़र करा, आपको टाइम पीरियड मेज़र करना है। आप सबने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा 10th क्लास में, है ना, जिसमें आप क्या करते हो, सिंपल पेंडुलम ले जाते हो, लटका देते हो यहाँ पे। स्कूल में सबने कर रखा है ये, 10th क्लास में ही करवा देते हैं मैक्सिमम स्कूल में, है ना। और जिसने 10th में नहीं करा होगा वो 11th में कर लेगा जाके, ठीक। तो आप इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेज़र करते हो, ये एक्सपेरिमेंट करना होता है, ठीक। तो आप सबने यहाँ पे जब एक्सपेरिमेंट किया तो क्या होता है कि कई बार जब आप रीडिंग नोट करते हो तो उसमें रीडिंग नोट करने में हो सकता है गलती आ जाए। आपने रीडिंग नोट करी, उसमें कोई मिस्टेक कर दी, या फिर आपका जो ऑपरेटर्स है वो सही से सेट नहीं है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाए। या हो सकता है सिंपल पेंडुलम जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको एक स्टॉप वॉच दी जाती है ना, कि आप इस पेंडुलम को यहाँ पे खींच के लाओ, उसके बाद छोड़ दो, छोड़ दिया, जैसे ही इसको छोड़ना होता है तुरंत आपने स्टॉप वॉच ऑन कर दी। उसके बाद जब ये एक कुछ आप टीचर आपसे कुछ बताता है ना कि 10 राउंड लगाए, 10 रिपीटेशन पूरी करे या 20 रिपीटेशन पूरी करे, तो आप काउंट करते रहते हो 1 2 3, ठीक। जब 20 होता है तो आप जल्दबाजी में स्टॉप वॉच बंद करना भूल गए, तो वहाँ से भी क्या मिलेगी आपको? एरर मिल जाएगी, है ना। तो एरर आपको किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते करते बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जो एरर देती हैं, ठीक। अब सिस्टमेटिक एरर में आपको क्या मिलेगा? ऐसी एरर जो सिस्टम की वजह से जनरेट हो। बात क्लियर? जैसे मान लो कि ऑपरेटर्स की आपने सेटिंग गड़बड़ कर दी, प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने ऑपरेटर्स की सेटिंग गड़बड़ कर दी, या आप जब आप रीडिंग नोट कर रहे थे तो आपने स्टॉप वॉच को बंद करना भूल गए, ठीक। तो इस टाइप की जो एरर होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर, है ना। दूसरी बात, अब जो सिस्टमेटिक एरर तो हम रिमूव कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि सिस्टमेटिक एरर को आप रिमूव कर सकते हो। कैसे? क्योंकि भाई आपकी सिस्टम की प्रॉब्लम थी, आपका सिस्टम सेट नहीं था प्रॉपरली, आपने उस सिस्टम को सेट कर दिया, प्रॉपरली सेटिंग कर दी, ठीक। अभी आप पहले अकेले एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे थे, इस बार आपने एक साथी को भी बोल दिया कि चल भाई तू भी साथ खड़ा हो जा, जैसे मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगा तूने स्टॉप वॉच तुरंत ऑन कर देनी है, जैसे ही 20 में बोलूँगा 20 हो गया तुरंत आपको बंद कर देनी है। तो आपने थोड़ा सा और एक्यूरेटली किया। जब आप एक्यूरेट करते जाओगे तो हो सकता है कि सिस्टम की एरर आपकी इम्प्रूव हो जाए, रिमूव हो जाए। बात क्लियर? बट ये जो रैंडम एरर होती है ये क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप ऐसा समझिए कि मान लो आपने जाड़े का टाइम था, जाड़ा ठंडा होने वाली है ना, जाड़े का टाइम था और टेम्परेचर था 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड जाड़े का टाइम था, एकदम मस्त जाड़ा चल रहा था, जैकेट वैकेट पहन के घूम रहे थे, बर्फबारी पड़ रही थी, है ना। और आपने एक वायर की लेंथ मेज़र कर ली, कितनी? जब आपने मेज़र करी जाड़े के टाइम पे तो ये था कुछ 5.1 सेंटीमीटर, लेट से एग्जाम्पल, ठीक। ये एक AB वायर है, जाड़े के टाइम पे आपने मेज़र करी जब इसका टेम्परेचर कितना है सराउंडिंग का 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर
आपने इसको उठा के अपने बढ़िया से उसमें लिफाफे में लपेट के आराम से रख दिया सूटकेस में पैक करके। फिर आप पहुँचे गर्मी में, जून में। जब आप जून में जाओगे टेम्परेचर आपका हो जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो आपने इस वायर को दोबारा मेज़र किया कि भाई जो AB वायर था जिसको हमने मेज़र किया था कि 5.1 सेंटीमीटर है, 5.1 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको दोबारा से मेज़र करोगे तो आप क्या पाओगे कि यहाँ पे जो 5.1 था, इससे जो हमारे पास लेंथ आएगी वो थोड़ी सी बढ़ी हुई मिलेगी आपको, क्योंकि वायर है, मेटल का वायर है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो एक्सपेंशन होगा ही, कुछ एक्सपेंड कर जाएगा। तो क्या हुआ कि इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक। या आपने कोई वायर गर्मी में मेज़र किया था और आप उसको वापस 20 साल बाद ठंडी में मेज़र कर रहे हो, तब भी उसकी लेंथ कुछ ना कुछ उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा टेम्परेचर की वजह से। तो ऐसी पॉसिबल एरर जो कि किसकी वजह से हो, किसी रैंडम कॉज की वजह से हो। रैंडम कॉज बोले तो जैसे टेम्परेचर चेंज हो गया, या फिर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो अचानक हवा का झोंका आ गया, बात क्लियर, तो भी आपकी रीडिंग गलत हो जाएगी, तो वहाँ पे भी एरर जनरेट हो जाएगी, बात क्लियर। या फिर आपने एक्सपेरिमेंट पहले यहाँ पे किया अपने इंडिया में बैठ के, दिल्ली में, जहाँ पे टेम्परेचर अच्छा खासा है, उसके बाद आप उसको लेके चले गए अपने पूरे ऑपरेटर्स को लंदन, वहाँ पे गर्मी ठंडी में जहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो वहाँ पे कुछ अलग रिजल्ट मिलेगा, ठीक। तो इस टाइप की जो एरर्स आती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एरर्स, बात क्लियर। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमने बताया सिस्टमेटिक एरर को तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। सिस्टमेटिक एरर को हम लोग रोल से हटा सकते हैं, कैसे, सिस्टम का जो भी हमारा ऑपरेटर्स है उसको सही कर लें, प्रॉपरली उसको सेट कर लें। एक्सपेरिमेंट करते टाइम पे हमको क्या करना है, हमको प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने हैं, है ना। और साथ में अपने दोस्तों को, अपने एक आध दोस्त को खड़ा कर लेना है, भाई देख मैं भी ध्यान रखूँगा, तू भी ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद जब आप प्रॉपरली एक्सपेरिमेंट करते हो सिस्टम को एकदम परफेक्टली सेट करके, तो सिस्टमेटिक एरर आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। बट प्रॉब्लम आती है हमारे पास रैंडम एरर में। रैंडम एरर जो आपकी है ये किसकी वजह से जनरेट हो रही है, ये जनरेट हो रही है सराउंडिंग की वजह से, सराउंडिंग कंडीशंस की वजह से, है ना। हवा का झोंका आ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, आपने कोई प्लेस चेंज कर दिया, आपने पहले एक्सपेरिमेंट करा था इंडिया में, फिर करने चले गए लंदन, तो उन केसेस में तो आप एक्सपेरिमेंट करते करते चले गए लंदन, तो लंदन में पहुंच जाने पे भी आपको क्या मिलेगा, टेम्परेचर में डिफरेंस मिल जाएगा, और टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से आपको एक सिस्टमेटिक एरर, वो रैंडम एरर आपके जो एक्सपेरिमेंट है उसमें कॉज जनरेट हो जाएगी, ठीक। अब बात आती है कि ये जो रैंडम एरर थी ये सराउंडिंग की वजह से आ रही है, सराउंडिंग में जितने सारे फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो इसको हम मिनिमाइज़ कैसे करें भाई, इसके लिए तो हमको पता है कि इसको कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ टू मिनिमाइज सिस्टमेटिक एरर, तो आपको सिस्टमेटिक एरर मिनिमाइज करने के लिए आपको पहली बात तो पता होना चाहिए कि जो आपका ऑपरेटर्स है उसकी प्रॉपर सेटिंग होनी चाहिए, है ना। सेटिंग जो भी आप चाहो तो इसमें लिख लो, क्या, सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक। दूसरा, आपको जो भी और प्रिकॉशंस परफॉर्म करने हैं उस टाइम पे, एक्सपेरिमेंट करते टाइम पे, आप वो सारे के सारे प्रिकॉशंस ले लो, आपका एक्सपेरिमेंट प्रॉपरली हो जाएगा। बेसिकली आपको अपना जो आपको पता है कि इसमें क्या आता है, इसमें बेसिकली क्या मिलेगा आपको, जो आपका ऑपरेटर्स है उसको रीडिंग लेते समय आपने कोई मिस्टेक नहीं कर दी, या फिर हो सकता है कि आप इसको कर रहे हो अचानक से और आपका ध्यान कहीं और भटक गया, या आप इसको करते समय आप एग्जैक्टली सब कुछ कर रहे हो, ठीक। करते टाइम पे जब आपको टाइम नोट करना था आपने टाइम में ही नोट किया, 1 सेकंड बढ़ गया, 2 सेकंड बढ़ गया, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एकदम कंसंट्रेटेड होके अपने पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट करने से पहले आप अपना पूरा ऑपरेटर सेट कर लीजिए, उसके बाद आप आराम से एक्सपेरिमेंट कीजिए, इसमें कोई भी प्रकार की सिस्टमेटिक एरर आपको नहीं मिलेगी। हमारा जो टारगेट है वो टारगेट ये है कि आपको ये रैंडम एरर को कैसे मिनिमाइज़ करना है। रैंडम एरर तो आपको बहुत सारी मिल सकती है, बहुत सारी कंडीशंस हैं, और ये कंडीशंस हमेशा के लिए रहती हैं। आपने कभी सोचा कि जब कोई बंदा पीएचडी करता है तो पीएचडी करते टाइम पे उसको 5-5 साल तक लग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कोई साइंटिस्ट बनने के लिए जाता है तो उसका जो भी एक्सपेरिमेंट होता है उसको एक एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देनी होती है ना।
कितना ज़्यादा एक्यूरेटली, जितना ज़्यादा वो उसको एक्यूरेसी दे पाएगा, वही एक साइंटिस्ट का काम है। तो वो एक एक्सपेरिमेंट को हज़ारों बार करता है, कभी घर में कर रहा है, कभी बाहर कर रहा है, कभी दोपहर में कर रहा है, कभी रात में कर रहा है, कभी अपने मोहल्ले में कर रहा है, कभी पड़ोसी के मोहल्ले में कर रहा है ना। तो इतने सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद वो एक एवरेज वैल्यू निकालता है और बताता है कि जो आपका एक्सपेरिमेंट था, जितना भी आपने एक्सपेरिमेंट करा, जिस चीज़ के लिए भी उसने एक्सपेरिमेंट करा, उसने उस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में जितनी पॉसिबिलिटी थी उतने ही पॉसिबल एरर को कम किया। और एकदम 100% परफेक्ट वैल्यू नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ एक मीन वैल्यू सारे के सारे एक्सपेरिमेंट में जो मीन रिजल्ट आया था उसको उसने दिया, बोला, बताया कि ये जो एरर जो भी हमारे पास वैल्यू आई है यही आपकी अप्रॉक्सीमेट सही होगी। या आपने कभी सोचा कि जो आपको मिली है यूनिवर्सल ग्रेविटी की जो वैल्यू है आपकी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी आपने ये सोचा कि न्यूटन ने ये क्या एक ही बार में दे दिया होगा? नहीं, इसके लिए भी उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे होंगे, कितने सारे पता भी नहीं, कभी तो न्यूटन से ही पूछना पड़ेगा भाई कितने की है। ठीक, तो किसी भी वैल्यू को जब आप कोई भी साइंटिस्ट किसी भी एक वैल्यू को ही निकालता है तो उसके लिए उसको बहुत एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पड़ते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप आज सो के उठे, आगे मिलते मिलते पहुँचे, बोले मैं तो साइंटिस्ट तो बन सकते हो भाई, लेकिन बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक, तो हमारा टारगेट क्या है कि जो हमारे पास रैंडम एरर है इसको कैसे मिनिमाइज करते हैं, तो कर देते हैं हम लोग। हाउ टू मिनिमाइज रैंडम, भाई स्पेलिंग समझ में आ जाती है ना, राइटिंग थोड़ी हमारी चाइनीज़ टाइप की है, तो आप सभी का काम क्या है, हमारी बातों को ध्यान से सुनिए और उससे नोट्स बनाते रहिए, ज़रूरत पड़े तो आप बोर्ड पे देखिए। ठीक, रैंडम एरर को कैसे मिनिमाइज़ करना है, इस बात पे आते हैं। तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं कि किसी एक्सपेरिमेंट को करते कैसे हैं। कभी आपने एक्सपेरिमेंट अगर लैब में किया होगा तो आपने देखा होगा कि टीचर आपको बोलता है कि जो एक्सपेरिमेंट में आप वैल्यू निकालते हो उसको एक बार में नहीं निकालना है, आप उसको एक बार निकालिए, फिर दूसरी बार निकालिए, फिर तीसरी बार निकालिए, फिर चौथी बार निकालिए। नॉर्मली आपसे 5 या 6 बार टीचर वैल्यू निकलवाता है नॉर्मली। उसके बाद बोलता है कि आप इस सब का एक एवरेज ला के दो उनको। ठीक, फिर आप निकालते हो उन बाकी की जितनी भी एरर्स आती हैं, जितनी भी आपकी वैल्यूज़ आती हैं, उनका एक एवरेज निकालते हो और वो एवरेज आप ले जाके टीचर को देते हो। बात क्लियर? तो एग्जैक्टली क्या होता है, किसी भी सिस्टम के लिए जितनी ज़्यादा बार आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे हर बार आपको एरर मिलेगी, है ना, मिलेगी। तो करते क्या है, जितनी ज़्यादा बार हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया फिर उन सबको सम करके उनका एक एवरेज बना लिया। तो जो एवरेज वैल्यू आती है वही आपके पूरे के पूरे जो एरर है इसकी एक मीन वैल्यू के टाइप में रिप्रेजेंट करी जाती है। बात क्लियर? तो इसको समझते हैं कहानी। मान लेते हैं कि आप लैब में पहुँचे, आपके गुरुजी ने आपसे बोल दिया कि चलो भाई आज ग्रेविटी की वैल्यू निकाल के बता दो तुम भी। तो तुम सब अपने आप को न्यूटन समझने लगे और तुरंत पहुँचे तत्काल कहाँ पहुँचे? सिंपल पेंडुलम के पास, है ना। और पेंडुलम आप सबको पता है बढ़िया डिजाइनर होता है और यहाँ पे कुछ मास वास लटका रहता है और इसकी लेंथ कुछ होती है इसकी थ्रेड की, सबको पता है ना, L। और फिर आपने क्या किया, अपनी स्टॉप वॉच यहाँ पे सेट कर दी। स्टॉप वॉच सबको पता है, ये आपकी क्या हो गई, स्टॉप वॉच। रुकी हुई घड़ी नहीं भाई, ये स्टॉप वॉच अलग चीज़ है ना। यहाँ पे इसकी रीडिंग चल रही होती है। ठीक, 0 मान लो भाई, अभी सब 0 है। आपने इस पूरे के पूरे मास को थोड़ा सा डिस्प्लेस करा और टीचर ने आपको बोल दिया था कि डिस्प्लेस करने के बाद जब आपको छोड़ना है तो आपको 20 रिपीटिशन का टाइम नोट करते रहना है। मान लेते हैं 20 रेप्स आपको देखना है, आप 10 भी नोट कर सकते हो, है ना। 20 रेप्स आपको देखने हैं। 20 रेप्स में कितना टाइम लगता है, क्योंकि आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, T = 2π√L/g। और अगर आपको 20 रिपीटिशन का टाइम मिल जाएगा, है ना, 20 रिपीटिशन में कितना टाइम लगा तो आप टाइम पीरियड बता सकते हो। टाइम पीरियड आपको पता चल जाएगा।
टाइम पीरियड पता चल जाएगा, एल आपने मेजर कर रखा होता है और जी की वैल्यू आप निकाल लेते हो फॉर्मूले का यूज़ करते हुए। कहानी क्लियर है? ठीक, आपने जब इसको यहाँ से छोड़ा, ये आया फिर गया, आया फिर गया, और आपने स्टॉप जैसे ही छोड़ा तुरंत स्टॉप वॉच ऑन कर दी, और आपने पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते करते आपने एक वैल्यू निकाल ली, पहली रीडिंग आपने निकाल ली कि जो पहली रीडिंग आई कुछ आई टाइम पीरियड की, है ना, कि 20 रिपीटिशन में कितना टाइम लगा, लेट्स से T1 टाइम लगा, और फिर इस T1 की वैल्यू आपने इसमें रखी और रख के जी की वैल्यू निकाल ली, G1 निकाल लिया, निकाल दिया भाई। इस तरीके से आपने कर करके पहले G1 निकाला, फिर दूसरी कंडीशन में फिर से आपने 20 रिपीटिशन निकाले, पहली बार छोड़ा, ले गए उधर, छोड़ा, स्टॉप वॉच ऑन किया, स्टॉप वॉच बंद किया, और पूरी की पूरी प्रोसेस वही है। और फिर आपने T2 की वैल्यू निकाली, T2 की वैल्यू रख के G2 की वैल्यू बता दी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिर आपने G3 की वैल्यू बता दी, फिर आपने G4 की वैल्यू बता दी, और ऐसा करते 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 आपने पूरा का पूरा अपना टैलेंट दिखा के एक n नंबर तक इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर दिया। अरे देखो कितनी बार परफॉर्म कर दिया, n नंबर तक, है ना। तो लास्ट में आपने जो वैल्यू निकाली Gn, और भाई n नंबर तक परफॉर्म किया, तो ये भी क्या है आपका n है, ध्यान रखना, ठीक, n। अब ये जो n G1 G2 G3 G4 G5 G6 Gn तक निकाली, ये कौन सी वैल्यू है, ये आपकी मेजर्ड वैल्यू है, ये आपने मेज़र करी, है ना। अब होता क्या है कि इन मेजर वैल्यूज़ का हम क्या करते हैं, सम कर लेते हैं, ठीक। तो जैसे ही आप इनका सम करोगे तो क्या दिखोगे, G1 प्लस G2 प्लस G3 और कहाँ तक, Gn तक कर दिया। अब सम करने के बाद हम इसका क्या कर लेते हैं, एवरेज निकाल देते हैं, यानी कि n टाइम आपने परफॉर्म किया था तो n से आप कर देते हो इसको डिवाइड। बात क्लियर, n से डिवाइड कर दिया, तो ये जो एरर आई इसको हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा G। कोई दिक्कत, इसको हमने बोल दिया डेल्टा G। तो यहाँ पे हमने एक G क्वांटिटी मानी हुई थी, जो G हमारा पास क्या है, ग्रेविटी, उसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अगर मान लो कि आपके पास कोई रैंडम एक क्वांटिटी होती, लेट से x, तो यहाँ से हमको क्या मिलता, डेल्टा x मिलता, और कैसे मिलता, x1 प्लस x2 प्लस x3, और ये आते आते चला जाता xn तक। और कितनी बार में आपने किया था, n बार में आपने एक्सपेरिमेंट किया था, और इस पूरे को हम कर देते हैं डब्बे के अंदर बंद। अब ये जो डेल्टा x आई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, पहले इसको एब्सोल्यूट वैल्यू बोलेंगे। बात क्लियर, एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों बोलते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू बोलने का कारण है कि अगर आप सोचो कि हर बार जब आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो G1 G2 G3 G4 G5 Gn तक जो वैल्यू आई थी, या तो वो वैल्यू G की जो एग्जैक्ट वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो इससे कम आएगी या तो इससे ज़्यादा आएगी, है ना। नॉर्मली अगर आप देखो तो मान सकते हैं कि लेट से पहली बार में आपकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 9.4, दूसरी बार में आ गई 9.5, तीसरी बार में आ गई 9.6, ऐसे कुछ। तो अगर आप किसी पूरे के पूरे सिस्टम में जब आप देखोगे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके, तो आप किसी एक वैल्यू को एग्जैक्ट ये नहीं बोल सकते कि ये एवरेज है, ठीक। तो हमको क्या करना है कि अगर हमको अपने सिस्टम से रैंडम एरर को कम करना है, मिनिमाइज करना है, तो हम क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स बार परफॉर्म करते हैं, और उससे जितनी भी एरर्स हैं उनका एक एवरेज निकालते हैं। बात क्लियर, और जो एवरेज वैल्यू आती है, ये कौन सी वैल्यू होती है, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। बात क्लियर। अब इस एब्सोल्यूट वैल्यू से हम क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। बात क्लियर। अभी तो हमारे पास क्या था, अभी हमारे पास ये जो वैल्यू आई ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू आई, यानी कि अगर आप बोल सकते हो, ये तो नहीं बोल सकते कि G1 आपका परफेक्ट होगा, नहीं होगा, ना तो G2 परफेक्ट होगा, ना G3 होगा। हाँ, लेकिन इन सब का जो सम किया, सम करने के बाद एक एवरेज मिला, वो जो एवरेज होगा वो आपका काफ़ी हद तक परफेक्ट हो सकता है। एग्जैक्ट तो वो भी नहीं होगा, G के बराबर नहीं होगा,
100% उसमें भी कुछ ना कुछ एरर आपको मिलेगी, लेकिन वो जो होगा वो n टाइम्स का आपका एवरेज होगा और उसको हम परफेक्ट थोड़ा सा बोल सकते हैं कि हाँ ये एक एग्जैक्ट वैल्यू आई, और उस एग्जैक्ट वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। बात क्लियर। अब क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू तो आपने निकाल ली भाई, ठीक। अब एब्सोल्यूट वैल्यू से ही हम क्या निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाली जाती है इसको भी समझ लेते हैं। भाई आपने एक एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दी। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है आपकी, जितने एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किए उन सबका जो रिजल्ट आया उसका जो एवरेज है वही आपका एब्सोल्यूट वैल्यू है। और एब्सोल्यूट वैल्यू से आपने निकाली एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर ये कैसे होती है भाई, अब इसको देखते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं E1 से, ठीक। हर चीज़ के लिए अलग अलग। अब आपको पता है कि आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है, डेल्टा x है ना। तो आपने डेल्टा x से पहले एक्सपेरिमेंट में आपकी क्या वैल्यू आई थी, x1, ठीक। पहले भाई डेल्टा x आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई। अब इस वैल्यू से ही हमको बाकी की सारी वैल्यूज घटाना या जोड़ना है। बात क्लियर। तो पहले एक्सपेरिमेंट में आपकी वैल्यू कितनी आई, x1, ये बन गया डेल्टा x माइनस x1। अब इसका हम ले लेते हैं मॉड। मॉड क्यों, हो सकता है कि आपकी डेल्टा x छोटी हो x1 से, या हो सकता है डेल्टा x आपकी बड़ी हो x1 से, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक। इसी तरीके से आपने जब दोबारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो आपको क्या मिला, x2 मिला। तो x2 जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, E2 एरर आएगी। E2 एरर फिर से किससे, एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस जो यहाँ पे आपने मेजर करके निकाला, डेल्टा x से हमने माइनस कर दिया x2 को। इसी तरीके से E3 निकाल लिया, डेल्टा x माइनस x3, है ना। और ऐसा ही करते करते आपने फिर से यहाँ पे क्या निकाल लिया, En निकाल लिया, और कितना आ गया, डेल्टा x माइनस का xn। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी यहाँ तक भी कोई दिक्कत की बात नहीं। En ना निकालते, यहाँ पे n है तो आप इसको Em कर लो, अच्छा लगेगा। m टाइम्स आपने निकाला, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम करते क्या है, जो ये हमारी सारी की सारी वैल्यूज़ आई इन सबको जोड़ के फिर से इनका एक मीन निकाल देते हैं। बड़ा यार पचड़ा है, कन्फ्यूजन हो गई ना भाई, कितनी सारी हो गई। अबे पहले आपने g की वैल्यू निकाली, फिर उसको n टाइम्स निकाला, n टाइम्स निकालने के बाद आपने उसका मीन निकालने के बाद हमको क्या मिला, हमको एब्सोल्यूट वैल्यू मिली। अब आपने इस एब्सोल्यूट वैल्यू का यूज़ करते हुए एब्सोल्यूट एरर निकाली, है ना। और एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाली, इस डेल्टा x से x1 घटा दिया, E1 मिल गया। इसी डेल्टा x से x2 घटा दिया, E2 मिल गया। इसी डेल्टा x से x3 घटा दिया, E3 मिल गया। और इसी डेल्टा x से xn घटा दिया, Em मिल गया। अब ये जो हैं ये आपकी एब्सोल्यूट एरर्स हैं, ठीक। अब एब्सोल्यूट एरर को भी हम क्या करते हैं, सबका सम कर लेते हैं, E1 प्लस E2 और कहाँ तक, Em तक, और इसको भी m से कर देते हैं डिवाइड, और यहाँ से जो आया डेल्टा Em, ये आपकी कही जाती है मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या कहा जाता है इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। यानी कि जितनी भी आपके पास एरर थी एब्सोल्यूट एरर, उन सबका जो एक एवरेज निकल के आएगा, एक मीन निकल के आएगा, वो मीन क्या होगा, ये। तो यहाँ तक का तो बात क्लियर है कि मीन एब्सोल्यूट एरर तक हम कैसे पहुँचे। किसी को कोई डाउट तो नहीं? डाउट हो तो फिर से एक बार हमारी बात को सुन ले अगेन। आपने जब किसी क्वांटिटी को मेज़र करना स्टार्ट करा तो हमारा सबसे पहला टारगेट क्या था कि रैंडम एरर को कैसे कम करा जाए। तो आपको पता है कि रैंडम एरर को कम करने के लिए हम नंबर ऑफ़ टाइम्स बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, और जो रीडिंग्स आती हैं उनका एक एवरेज निकाल लेते हैं। जो एवरेज आएगा वो उन सब की एक मीन वैल्यू देगा, और वही जो एवरेज था वो कितना था, क्या था, एब्सोल्यूट वैल्यू थी। और इस एब्सोल्यूट वैल्यू से जब हमने जो रीडिंग्स को सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करा तो हमको क्या मिल गई, एब्सोल्यूट एरर मिल गई। बात क्लियर। और इन एब्सोल्यूट एरर का हमने फिर से मीन कर दिया, और हमको क्या मिल गया, मीन एब्सोल्यूट एरर मिल गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पक्की बात, डन। आगे बढ़ते हैं। अब मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद एक छोटी सी और समस्या, एक छोटी सी और वो मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं, भैया इसको नोट कर लेना कायदे से अपनी अपनी लैंग्वेज में, कि जिसको जो लैंग्वेज समझ में आ रही हो, हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज़, तेलुगु, मलयालम, तमिल,
वैसे लिख लो कि कैसे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। ठीक, बाद में ये मत कहना कि ये चीज़ टीचर ने पढ़ा ही नहीं या समझ में नहीं आई या ऊपर से चली गई। और 4 नंबर, एक क्वेश्चन आपका जेई मेंस में, एक क्वेश्चन आपका नीट के एग्ज़ाम में कन्फर्म है हमेशा इससे। अब आगे आते हैं, हमको आगे एक चीज़ और चीज़ पता होनी चाहिए, क्या होती है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर ये क्या होती है परसेंटेज एरर भाई? परसेंटेज जो एरर होती है ये आपकी होती है जो आपने यहाँ से निकाली, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको आप लिख लो, ये आपकी थी मीन एब्सोल्यूट एरर। बात क्लियर? और जो आपकी परसेंटेज एरर होती है ये क्या होती है? ये होती है रेशियो किसका? रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि डेल्टा ई एम अपॉन में जो ट्रू वैल्यू होगी, जो आपकी एवरेज वैल्यू होगी, जो मेजर्ड वैल्यू होगी, है ना। तो डेल्टा एम और अपॉन में क्या था? डेल्टा एक्स एन जो हमने मेज़र करा था। ठीक, डेल्टा एक्स रख लो और यहाँ पे इंटू 100, ये आपका होता है परसेंटेज एरर। बात क्लियर? यानी कि जो परसेंटेज एरर होगा ये क्या होगा? जो आपने यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली और जो वहाँ पे आपने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली थी, उन दोनों का रेशियो को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमको क्या मिल जाता है? परसेंटेज एरर मिल जाती है। काम खत्म। इतना ही था आपके पास, एरर में था इतना ही। लेकिन अभी इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सबको पता नहीं है, तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं क्या है कहानी। और यहाँ तक मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा और एग्जैक्टली क्या है कहानी, कैसी है, समझ में आ गई होगी। ठीक, आगे बढ़ने से पहले अब क्या होता है कि जब भी आप किसी एक एक्सपेरिमेंट में, है ना, कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, वहाँ पर कोई वैल्यू आप लिखते हो, तो उस वैल्यू को लिखने के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि आपने किस तरीके से उसको लिखा। भाई सपोज करते हैं कि जब आपने कोई चीज़ मेज़र करना स्टार्ट करा, है ना, मेज़र करने से क्या होता है कि उसमें एरर आ जाती है। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली कि एरर तो आ जाती है भाई साहब, लेकिन अभी बात आती है कितनी एरर आती है। इस बात को ज़रा हम लोग सोच लेते हैं, कितनी एरर आती है। ठीक, तो पहली बात, आपके पास वही पुरानी कहानी, आपके पास एक 15 सेंटीमीटर वाली सफ़ेद वाली नटराज की स्केल है और आपको पता है कि स्केल अगर है तो स्केल में बढ़िया से डिज़ाइनर नंबर पड़े होते हैं। यहाँ पे 0, फिर उसके बाद यहाँ पे 1, और इस 1 से पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके ये बने होते हैं। तो अगर आप देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका है 1 सेंटीमीटर है, बट अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ से यहाँ तक का जो छोटा सा एक ब्लॉक बना है ये कितने का है? ये आपके पास है 1 mm का, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। ये आपके पास जो ब्लॉक है 0.1 सेंटीमीटर का है ना। अच्छा, तो आपको एक बात तो क्लियर होती है कि सर जी इससे, इस स्केल से हम मेज़र कर सकते हैं, आप डिस्टेंस मेजर, लेंथ मेज़र कर सकते हो। मैंने कहा अच्छी बात है, मेज़र कर लो। आपको हमने कंडीशन दे दी, इसी स्केल को समझ लेते हैं, इसी स्केल पे हमने दे दी कि आपने एक लेंथ मेज़र करनी है, ठीक, और लेंथ कितनी है, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक आती है। ये लेंथ आपको मेज़र करनी थी और यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे आपका 4 है और यहाँ पे आपका 5 है। और ये जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपका 5 हो गया। बात क्लियर? अब थोड़ा सा ध्यान से आप इस बात को समझिएगा सब लोग। ये आपका 4 वाला पॉइंट है और ये आपका 5 वाला पॉइंट है। तो जब आप इस लेंथ को, जो कि यहाँ से A से लेके B तक है,
मेज़र करने के लिए जाओगे तो आप क्या बोलोगे कि सर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 4 के बाद 1 2 3 4 5, यानी कि अगर आप देखो तो आप बोल सकते हो कि 4.4 सेंटीमीटर। भाई 4 के बाद 1 डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा, 4 डंडा। अब जिसको इतना भी ना आता हो तो वो उसको जोड़ने के लिए बहुत आसान तरीका है, 1 2 3 4 डंडे खींचो, उसके बाद काउंट करो बैठ के, 4 डंडा हो गया। इसके बाद आगे अगर बढ़ोगे तो 5वां यहाँ पे, 6ठा यहाँ पे, 7वां यहाँ पे, 8वां यहाँ पे, 9वां यहाँ पे, 10वां यहाँ पे, यानी कि जो आपका पॉइंट है वो लाई कर रहा है चौथे वाले और 5वें वाले के बीच में, है ना। तो हो सकता है जब आप मेज़र करने के लिए बैठो तो कोई बच्चा रीडिंग निकाल के दे दे कि सर 4.4 है लेंथ, या कोई हो सकता है ऐसा भी बोल सकता है कि सर 4.5 है लेंथ। ठीक, यानी अगर आप देखो तो आपने क्या करा, एक ही रीडिंग, एक ही लेंथ को दो लोगों ने अलग अलग मेज़र करके दिया, है ना। तो अगर आप ध्यान से सोचो तो ये जो एरर आई यहाँ से लेके यहाँ तक मेज़र करने में, यानी कि ये जो 1 mm की 1 सेंटीमीटर की जो 0.1 सेंटीमीटर की जो यहाँ पे एरर आई, वो क्यों आई भाई? अगर आप देखो तो 0.1 सेंटीमीटर की एरर आई, है ना। एक खाने की ही तो एरर आई, एक खाना कितना है, 0.1 सेंटीमीटर का है। तो ये जो 0.1 सेंटीमीटर की एरर आई, ये क्यों आई? क्योंकि आपको पता है कि आपकी स्केल में जो मिनिमम मेज़रमेंट है वो कितना हो सकता है, 0.1 सेंटीमीटर। भाई आप अपनी स्केल से 1 mm ही तो मेज़र कर सकते हो मिनिमम, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी एक ब्लॉक। ठीक, तो ये जो किसी भी स्केल का, अब यहाँ से एक चीज़ समझ लीजिएगा, किसी भी स्केल का जो मिनिमम मेज़रमेंट होता है, कौन सा, मिनिमम मेज़रमेंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उस स्केल का लीस्ट काउंट। अभी हम लोग इस पे पूरी की पूरी चर्चा करेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपके सिलेबस में है ना। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, ये बात क्लियर हो गई। किसी भी चीज़ का जो मिनिमम मेज़रमेंट है वो आपका क्या है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। अब जब आप मान लो कि आप पीएचडी कर रहे हो, पीएचडी नहीं कर रहे हो यार, इंजीनियरिंग करोगे जाके, 1 साल बाद इंजीनियरिंग करोगे जाके, जब आप प्रोफेसर के सामने, जब लैब में जाओगे और लैब में प्रोफेसर के सामने आप एक्सपेरिमेंट करोगे, तो वहाँ पे जब आपको ये लेंथ रिप्रेजेंट करके देनी होगी, ठीक, तो अगर आपने एग्जैक्टली ऐसे छाप दिया कि सर यहाँ से नापा 4.5 मिल गया, यहाँ से नापा 4.5 मिल गया, जैसे भी, तो एग्जामिनर ऐसे काट के फेंक देगा और मुर्गा ऊपर से बना देगा। पहले तो काट देगा आपकी पूरी फाइल, दूसरी बात वो मुर्गा भी बना देगा, चलो बन जाओ। तो आपको करना क्या है, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को समझिएगा। किसी भी स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। भाई अगर आपने ये जो लेंथ हमने मेज़र करी, लेंथ कितनी है L, और L को मेज़र करा हमने, तो हमने कितना पाया कि यहाँ से हम जब चले तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ने पे मिल गया हमको 4.4, कितना, 4.4 सेंटीमीटर। ठीक, अब आगे का हमको क्लियर नहीं था कि क्या है, तो हमको पता है कि इस स्केल का, जो हमारे पास ये स्केल है, इससे आप मिनिमम कितना मेज़र कर सकते हो, 0.1 सेंटीमीटर मेज़र कर सकते हो। तो इसी को हम लिख लेते हैं ±0.1, और ये आपका क्या है, दिस इज़ द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन टेक्निकली। कि अब जब आप इसको प्रॉपरली ऐसे लिखोगे तो एग्जामिनर को क्या दिख गया, एग्जामिनर को दिख गया अच्छा 4.4 सेंटीमीटर की लेंथ थी और मेज़र करने में 0.1 mm की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 0.1 mm क्या, 0.1 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस स्केल का लीस्ट काउंट रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और स्केल का जो लीस्ट काउंट है उतनी एरर पॉसिबल हो सकती है, बात क्लियर। अब अगर आप 4.4 के हिसाब से देखो 0.1 सेंटीमीटर, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अप्रॉक्स अगर चेक करके निकालोगे परसेंटेज कि 0.1 कितना परसेंट है 4 का, तो 0.1 जो होगा ये आपका आ जाएगा 4.4 × 100 करके देख लेना कितना परसेंटेज एरर रह जाता है पॉसिबल, है ना। तो कोई बहुत ज़्यादा एरर आपको नहीं मिलने वाला, बहुत कम एरर मिलेगा आपको, ठीक। बट प्रॉब्लम इज़ दैट
कि अगर मान लो आपसे बोल देता एग्जामिनर या आपको मेज़र करना होता 1 mm, आपको इतनी बड़ी स्केल से 1 mm की लेंथ मेज़र करनी होती, इतनी 1 mm की, और आप 1 mm लेंथ मेज़र कर लेते और उसको लिखते L इज इक्वल टू 0.01, है ना, 0.1 नहीं 0.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो क्या ये मेजरमेंट आपका करेक्ट होता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर आप इस मेजरमेंट को देखो कि आपको 0.1 mm की डिस्टेंस मेजर करनी थी, 0.1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मेजर करनी थी, और आपने ऐसी स्केल से मेजर करी जिसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 mm सेंटीमीटर ऑलरेडी है, यानी कि उसमें जो चांसेस हैं एरर के वो 50%, यानी 100% चांसेस हैं कि वो एरर आ ही सकती है ना। यानी अगर आप देखो तो आपने इसको मेजर करने के लिए इतना एरर लगा दिया, या आप सोचो कि अगर आपको 0.2 सेंटीमीटर मेजर करना होता तब भी आप क्या लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू 0.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, तब भी अगर आप देखो तो एरर बहुत ज़्यादा है ना। तो क्या होता है कि हर टाइप की जो भी आपके मेजरमेंट होते हैं, हर टाइप के मेजरमेंट के लिए एक प्रॉपर स्केल बनाई जाती है, ठीक, और उस स्केल का एक लीस्ट काउंट होता है ना। और लीस्ट काउंट क्या होता है कि जो मिनिमम मेजरमेंट देता है, आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, लीस्ट काउंट इज द मिनिमम मेजरमेंट ऑफ द स्केल, जितना आप मिनिमम उससे मेजर कर सकते हो वही उसका क्या है, लीस्ट काउंट है। बात क्लियर हो गई। अब लीस्ट काउंट को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि किसी भी नंबर, किसी भी एक्सपेरिमेंट में जब आपने रीडिंग निकाली तो उसके लीस्ट काउंट को कैसे हम उसकी रीडिंग्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जितनी भी मेजर्ड वैल्यू होती है वो लिखते हैं, और साथ में जितना प्लस माइनस लगा के जितना उसका लीस्ट काउंट है वो लिखते हैं, क्योंकि या तो इतना बढ़ सकता है या फिर इतना घट सकता है आपका मेजरमेंट करने पे। बात क्लियर? तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि मेजरमेंट में लीस्ट काउंट का बहुत बड़ा रोल है। और लीस्ट अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, तो वहाँ पे देखेंगे कि वो जो डिवाइसेस हैं उनसे हम बहुत छोटी डिस्टेंस मेजर करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे उनका एक लीस्ट काउंट होता है, उससे मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं वो चीज़ वहाँ पे होती है ना। तो ये बात क्लियर हो गई कि लीस्ट काउंट क्या होता है, और एरर को हम कैसे लिखते हैं ये भी क्लियर हो गया कि अगर आप किसी भी मशीन का आपको लीस्ट काउंट पता है या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का आपको लीस्ट काउंट पता है, तो आप उससे जो मेज़रमेंट निकालते हो उस मेज़रमेंट को आप प्रॉपरली कैसे लिखते हो, कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ये आपको पता होना चाहिए। बात क्लियर? तो यहाँ तक का तो किसी को कोई समस्या नहीं है ना। और अगर समस्या होती है तो आपको पता है क्या करना है, आपको कमेंट में जाना है, अपनी समस्या का समाधान पा जाना है, या फिर आप जो है टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है और ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उस ग्रुप पे आप ज्वाइन कर लो और वहाँ पे डायरेक्ट अपनी समस्या पोस्ट कर दो और आपको समाधान मिल जाएगा। फेसबुक पेज पे भी जा सकते हो, जैसा आपको उचित लगे। कहो तो व्हाट्सएप नंबर भी दे दें, उस पर भी आप अपनी समस्या का समाधान ले सकते हो। चलो आगे आते हैं। मान लो कि क्या किया आपने, एक मेज़रमेंट, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, और एक्सपेरिमेंट में आपने क्या किया, एक क्वेश्चन ही देख लेते हैं हम लोग, छोटा सा क्वेश्चन के फॉर्म में इसको समझते हैं। आपके पास एक रेक्टेंगल था, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ज़मीन वमीन खरीदे हो भाई, पढ़ के पैसा वैसा कमाओगे, ज़मीन खरीद लोगे, कहीं मान लो आपने खरीद लिया, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है, ठीक। आपको एक स्केल दे दी गई छोटी सी, वही 15 सेंटीमीटर वाली स्केल है, बहुत ही छोटा सा प्लॉट है, आपने बहुत, भाई आपके पास पैसा वैसा तो होगा नहीं, छोटा सा प्लॉट लिया है, एकदम छोटा सा, है ना, जिसका जो एरिया है बहुत ही कम है। तो आपसे बोला गया है कि इसका लेंथ और ब्रेड्थ मेज़र कर लो। आपने मेज़र कर लिया, चल भाई लेंथ हमने मेज़र किया और स्केल उठाई और सब में निकाल दी, वही 4.4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर का आपको मिल गया लेंथ। फिर बोला चल भाई ब्रेड्थ मेज़र कर दे, तो उन्हें बोला वेरी गुड, मैं ब्रेड्थ भी मेज़र कर देता हूँ। कितनी है ये भी मान ले कुछ 6.3 प्लस माइनस 0.1
1 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो आसान थी कहानी, यहाँ तक कहानी में कोई भी ट्विस्ट नहीं था, एकदम बढ़िया सी कहानी थी और सब लोग लिखते चले गए। अब क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि आपको पता है कि लेंथ को मेजर करने में 0.1 सेंटीमीटर की एरर आई है, ठीक, ये इसका लीस्ट काउंट था। और यहाँ पे भी मेजर करने में आपको कितना हो सकता है, 0.1 सेंटीमीटर की एरर आ सकती है। यानी कि जो इसकी इस प्लॉट की जो आपकी प्लॉट है या आपका जो रेक्टेंगल है, इसका जो लेंथ पॉसिबल है वो कितना पॉसिबल है। अगर आपसे कोई पूछ ले भाई पॉसिबल लेंथ, तो पॉसिबल लेंथ आपको पता है या तो इतना बड़ा होगा या तो इतना घटा होगा, या तो 4.5 होगा या फिर 4.3 हो सकता है, यही तो हो सकता है। इस 0.1 का मतलब बस इतना सा है कि या तो आप इतना ज़्यादा मेज़र कर सकते हो या फिर इतना कम मेज़र कर सकते हो। बात क्लियर। और इसका कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए क्यों इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक। अब आपसे पूछा गया कि चलो भाई दोनों आपने मेज़र कर लिया, दोनों को सम करके बताओ कितना कितना एरर आया। तो आपने क्या करा, पहले क्वेश्चन में सम कर दिया, सम ऑफ L प्लस बी। चलो करके दिखाओ। अब L प्लस बी को आपको सम करना है और बताना है L प्लस बी को सम करने पे कितना पॉसिबल एरर होगा। व्हाट इज द पॉसिबल एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ ब्रेथ, सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। जो भी आपने लेंथ ब्रेथ मेजर करा, इसका सम करने पे कितना पॉसिबल एरर आपको मिलेगा। तो आपको पता है कि भाई हमको करना क्या है, लेंथ और ब्रेथ को जोड़ देना है। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, जोड़ दो। कितना जोड़ा, 4.4 प्लस माइनस 0.1 में आपने जोड़ दिया 6.3 प्लस माइनस 0.1। वाह, उत्तम बात, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। जैसे ही जोड़ लिया काम बन गया। 4 में 3 जोड़ा 7 मिल गया और 6 में 4 जोड़ा 10 मिल गया। बहुत सही बात। और यहाँ पे डब्बा मार दिया, यहाँ पे प्लस माइनस लगा दिया। अब समस्या कहाँ पे आई, यहाँ पे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर 0.1 लिख दें, 0.01। कुछ सोच रहे होंगे इनको जोड़ के 0.02 लिख दें। कुछ सोच रहे होंगे इनको मल्टीप्लाई करके 0.001 लिख दें। कुछ सोच रहे होंगे कि कुछ भी लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है अपने आप को। हाँ भाई, 4 ऑप्शन देखो बन गए यहीं पे ही IIT के, है ना, एकदम छोटे से घर वाले क्वेश्चन के। क्या पहला ऑप्शन कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया यहाँ पे क्या रख दें, 0.1 रख दें। कुछ सोच रहे होंगे दोनों का जोड़ के रख दें 0.2। कुछ सोच रहे होंगे कि 0.01 रख दें मल्टीप्लाई करके। कुछ लोग तो यही सोच रहे होंगे भाई कुछ भी रख दो, अपने को क्या, कुछ भी रख दो कुछ भी, क्या फ़र्क पड़ता है। तो सोच के देखो कि आपको क्या रखना है। अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे प्रेशर डालो तो क्या मिलेगा कि आपको पता है कि आपने लेंथ मेज़र करी है और इस लेंथ को मेज़र करने में एरर मिली है। आपको कितनी एरर मिली है, 0.1 की। यानी कि अगर आप सोचो तो आपका जो मेज़रमेंट आ सकता है वो या तो इतना बढ़ सकता है या फिर इतना घट सकता है। यानी कि मान लेते हैं अगर पॉसिबिलिटी आपके पास 4.5 की हुई, एरर आ गई। अगर आप यहाँ पे भी देखो तो ब्रेथ मेज़र करने में भी आपका जो पॉसिबिलिटी हुई 6.4 हुई। यानी कि अगर आप देखो दोनों को सम करोगे तो क्या मिलेगा, 10 पॉइंट कुछ बढ़ गया ना। तो जब भी हम एरर को मेज़र करते हैं और उन एरर्स को सम करते हैं तो जितना भी आपका लीस्ट काउंट होगा, ये लीस्ट काउंट जो यहाँ पे लिखा होता है पॉसिबल एरर, ये ऐड हो जाती है और कितना हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। यानी कि जिसने 0.2 सोचा था वो सही है, बाकी सबके सब गलत है। बात समझे। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप एरर्स को ऐड करते हो, ठीक, आपने कोई 2 क्वांटिटी मेज़र करी है और उसमें कुछ उसका लीस्ट काउंट है, कुछ उसकी एरर्स है। जब आप उनको ऐड करोगे तो वो उनके जो भी क्वांटिटीज़ हैं वो तो ऐड होंगी साथ में जो उसका लीस्ट काउंट है, जो उसका एरर पॉसिबल एरर है वो भी ऐड हो जाएगा, है ना। ये बात क्लियर, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं, इसमें थोड़ा सा और कहानी बनाई जाती है, इसी में थोड़ा सा और खेला जाता है, इसी के साथ खेल लेते हैं। आपसे बोला गया था पहले क्या निकाल लो, L प्लस बी। अब आपसे बोल दिया मैंने
कि चलो भाई L माइनस बी बता दो कितना है, बी ज़्यादा है ना, B माइनस L बता दो भाई, अच्छा लगेगा। वरना सब लोग कहोगे सर जी देख लो पहले ही बड़ी क्वांटिटी छोटी घटवा दी, घटा ही नहीं पाओगे आधे ज़्यादा, तो B माइनस L बताना है आपको। तो आपको पता है B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू आपके पास 6.3 प्लस माइनस 0.1 और L की वैल्यू कितनी है 4.4 प्लस माइनस 0.1। अब आपको फिर से पता है भैया सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आया 13, 13 से 9 गया, 13 से 4 गया बचा 9, बचा 5, 5 से 1 गया बचा 1। अब फिर प्लस माइनस मार लिया, अब फिर से दिक्कत, अगेन प्रॉब्लम में आ गए कि इन दोनों को माइनस कर दें या जोड़ दें या गुणा कर दें। भाई फिर से आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला माइनस कर दिया मिल गया 0, दूसरा गुणा कर जोड़ दिया मिल गया 0.2, तीसरा गुणा कर दिया मिल गया 0.01 और चौथा कुछ भी रख दो सर अपने को क्या, मैं ना कुछ भी रख दो अपने को क्या। तो आप सोच के देखो, अगर आप माइनस करते हो है ना, सब्ट्रैक्ट करते हो, तब भी अगर आप देखो तो ये एरर्स जो हैं क्या ये सब्ट्रैक्ट होंगी? नहीं, ये फिर भी ऐड ही होंगी। क्यों ऐड होंगी? आप सोच के देखो कि मान लो आपने लेंथ को जो मेज़र किया था कितनी थी, ये थी 4.4 सेंटीमीटर है ना, इसमें प्लस इतना हो सकता है या माइनस इतना हो सकता है। मान लो माइनस इतना हो गया तो कितना मिल गया 4.3, बट एरर तो मिला ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखो कितना मिला, तो ये 6.2 मिला ना, एरर तो मिला। इसमें भी एक 0.01 का एरर मिला, इसमें भी 0.01 का एरर मिला। अब आप इन दोनों को चाहे जोड़ो चाहे घटाओ तो इतना एरर तो दोनों का रहेगा ही रहेगा परमानेंट साथ में, ठीक। तो जब भी आप जोड़ोगे या घटाओगे दोनों केसेस में एरर का पार्ट जो होता है ये ऐड होता है। अब आपको ये दो बातें क्लियर होनी चाहिए कि जो भी आपका एरर होगा जोड़ने में या फिर घटाने पे वो आपकी ऐड हो जाएगी। बात क्लियर, ठीक। और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और एरर को कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है ये आपको पता हो गया होगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ तक तो नहीं आई होगी किसी को। अब बात आती है, जोड़ लिया हमने एरर्स को, घटा लिया हमने एरर्स को, गुणा कैसे करते हैं सर? गुणा भी तो कर सकते हैं। आपसे एग्जामिनर ऐसा भी तो बोल सकता था कि चलो भाई जोड़ लिया, घटा लिया, गुणा करके दिखा दो, आप एरिया निकाल दो इस पूरे के पूरे रेक्टेंगल का। तो आपको पता है कि इसका जो एरिया आएगा, एरिया कितना आ जाएगा L इंटू बी आ गया। आपसे बोल दे चल भाई L इंटू बी को बता दे चेक करके कितना एरर आएगा, तो आपने क्या करा, आपने दिमाग तुरंत लगाया और उठा के रख दिया गुणा करने के लिए। L की वैल्यू रख दी 4.4 प्लस माइनस 0.1 और यहाँ रख दिया इंटू में, इंटू मार के कितना 6.3 प्लस माइनस 0.1 और तड़ाक से आपने दिमाग लगाया और मार दिया गुणा। अब आप फंस गए, यहाँ पे फंस गए क्योंकि आपको एग्जैक्टली प्रोसेस पता नहीं है कि गुणे में जब दो क्वांटिटीज़ का गुणा हो रहा होता है, किन्हीं दो क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमको एरर्स को कैसे फाइंड करना है ना। इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे प्रोसेस सीखते हैं। पहले आपके पास क्या है, A इज़ इक्वल टू L इंटू बी। सबसे पहले आप करो क्या, लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड। सबने सुना है ना लॉग क्या होता है, LOG लॉग, 9-10 में पढ़ रखा है सबने। जैसे ही आप लॉग लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लॉग A इज़ इक्वल टू लॉग L इंटू बी। और आपको पता है अगर किन्हीं दो क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो वहाँ पे आप उसको लिख सकते हो log A और ये आ जाएगा बीच में प्लस का साइन, तो बन जाएगा log L प्लस log B। यहाँ तक कोई दिक्कत?
अब ये जो इक्वेशन आई इसको कर दो डिफरेंशिएट। क्या कर दो? डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट कर दो भाई, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। कर दिया। जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पता है कि लॉग का फॉर्मूला आपने पीछे पढ़ रखा है, और लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/a। लॉग एक्स का 1/x, तो लॉग ए का 1/a, तो ये आ जाएगा 1/a। और चूंकि ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? ए के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर dA। ठीक, यहाँ से क्या मिल जाएगा? dl अपॉन में l, और यहाँ से क्या मिल जाएगा? dB, और अपॉन में क्या? b। एक्चुअल में ये थोड़ा सा नीचे हो गया है, तो आप सबको दिख रहा होगा। मैं एक बार चेक कर लूँ कि स्क्रीन पे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है क्या? ओ, कट गया। तो रुको, मैं इसको इस पूरी की पूरी इक्वेशन को ऊपर लिखता हूँ इधर, है ना, क्योंकि फोन पे कैमरे पे ये बोर्ड का नीचे वाला पार्ट नहीं आ रहा था। तो जब आपके पास क्या है, log a इज इक्वल टू log l प्लस log b, आपको करना क्या है? डिफरेंशिएट करना है। जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिल जाएगा dA अपॉन में a, ठीक, इज इक्वल टू dl अपॉन में l इज प्लस dB अपॉन में b। और आपको जो एरर्स ऐड करनी होती हैं वो कुछ इस तरीके से आपको ऐड करनी है। यानी कि सारा का सारा खेल कहाँ पे गड़बड़ हो गया? मल्टीप्लिकेशन में आके। तो गुणे में तो और प्लस में और माइनस में क्या हो रहा था कि एरर्स हम जोड़ रहे जो एरर्स थी उसको जोड़ ले रहे थे, जितना लिस्ट काउंट था उसको डायरेक्टली जोड़ ले रहे थे जितनी एरर आ रही थी। बट प्रॉब्लम का आई जैसे ही आप मल्टीप्लिकेशन में पहुँचे तो आपको मिल गया कि भाई साहब ये तो डायरेक्ट होगा ही नहीं। तो इसको क्या करना है कि आपको पहले लॉग लेना है, लॉग लेकर डिफरेंशिएट कर लेना है। डिफरेंशिएट करने के बाद कुछ इस टाइप का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आप अगर देखो तो क्या क्या आपको पता है, क्या क्या पता है भाई। अगर आप देखो तो आपको L पता है। L क्या है? L आपका है 4.4, ये वाली वैल्यू, ठीक। अगर आप देखो तो L की वैल्यू आपको पता है कितनी? 4.4 पता है। B की वैल्यू भी देखो आपको पता है कितनी? 6.3। और DL भी आपको पता है कितना है? 0. कितना एरर आ रहा था? 0.1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर चिपका लो सब जगह पे। और DB को भी मेज़र करने में कितना एरर आ रहा था? वो भी कितना आ रहा है? 0.1 आ रहा है। A आप निकाल सकते हो। A क्या है आपके पास? L इंटू B है। तो L इंटू B को रखो, जो भी आ जाए वही आपका A सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। DA आपको सारी की सारी वैल्यू आपको पता है, तो रखो फॉर्मूले में, और DA की वैल्यू आप कैलकुलेट करके दे दो। इतना बड़ा चैलेंज है आपके लिए, बात समझे? तो यहाँ से हमको एक बात क्लियर हो गई कि किस तरीके से हम लोग जब भी एरर्स का किन्हीं दो क्वांटिटीज़ को जब मेज़र करते हैं, मेज़र करने के बाद कुछ एरर मिली और उन क्वांटिटीज़ को आपको मल्टीप्लाई करना हो तो आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो। तो आप सभी लोग को आई होप कि ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक। और अगर कोई समस्या लग रही हो तो आप बता सकते हो अपनी प्रॉब्लम, है ना। और बाकी इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, और कुछ एक न्यूमेरिकल्स भी इस पे करे जाएंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जितना भी आपका एरर्स का पार्ट था थ्योरेटिकल वो कंप्लीट हो गया है ना। और इसको कंप्लीट करने के बाद इस पर कुछ एक न्यूमेरिकल करा जाएगा, और बाद में फिर हम लोग थोड़ा सा कुछ डिवाइसेस हैं 1-2 उसको पढ़ेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली कि 3 या 4 लेक्चर में ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो चलता हूँ, बेस्ट ऑफ लक, और लगे रहिए।